नमस्कार मैम, सुंदर सिंह। नमस्कार बोल रहे हैं आपको। नमस्कार जी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अभी सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो सब लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से पूरी 1 घंटे की क्लास हम शेड्यूल करेंगे। मुझे लगा था इसमें पूरी हो जाएगी पर नहीं हुई है। नेक्स्ट क्लास से पूरी 1 घंटे की क्लास शेड्यूल करेंगे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन दिस टाइम। हम वहीं से ही शुरू करते हैं जहां हमने खत्म किया था। सब लोग प्लीज अपने आप म्यूट कर लीजिए ताकि नमस्कार हम। मैम। नमस्कार जी। एक सेकंड। ठीक है। तो रेटिकुलोपैथी या नर्व कंप्रेशन, या हम इस पे थे, मतलब नर्व कंप्रेस हुई है या कुछ भी डॉक्टर टर्म्स लिखता है। हम जब एमआरआई स्कैन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी है या नर्व कंप्रेस है या पिंजन है। बेसिकली ये किसी भी वजह से हो सकती है। ठीक है। और हमने पढ़ा ये अभी। बाद में सारी रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप कर दीजिए ग्रुप में। प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, नहीं तो अच्छा मैम म्यूट कर देती सभी को, आप अच्छा। म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है। तो नर्व कंप्रेस है, नर्व दबी हुई है। जिस नर्व में प्रॉब्लम है उसी नर्व उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हमको आएगी। जैसे अगर C1 C2 C3 में है तो हमारे को हेड में आएगी। क्या डिजीनेस, मतलब सिर भारी भारी सा लगेगा, सिर घूमेगा भी। जैसे किसी को बोलते हैं कि सर्वाइकल की वजह से चक्कर आते हैं, तो सर्वाइकल की वजह से चक्कर भी आएंगे अगर ऊपर की तरफ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हमारा हेड संभाले हुए हैं C1 C2, ठीक है, C3 तक। अगर हमने देखा कि अगर C4 दबी हुई है तो फिर हमारे शोल्डर में दिक्कत आएगी, अपर आर्म में दिक्कत आएगी, फिर C5 तक भी शोल्डर के ऊपर तक दिक्कत आती है। फिर C6 में दिक्कत है तो वो आगे हाथ तक जाएगी। तो इस तरह से जिस नर्व में प्रॉब्लम है हमने देख लिया कि कौन कौन सा एरिया, जो कौन कौन सा नर्व कवर करती है, तो जिस नर्व में प्रॉब्लम है तो उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिकली सर्वाइकल का मतलब ये नहीं है कि गर्दन में ही दिक्कत होगी। ठीक है। आगे क्या है, हम पढ़ते हैं सर्वाइकल के एमआरआई स्कैन में डिस्क डेसिकेशन। एक बहुत कॉमन टर्म पढ़ते हैं, डिस्क डेसिकेशन। वो क्या है? हम बैक पेन में भी पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन हम जो लोग जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है सर्वाइकल में ही आज ही क्लास में, जिन्होंने मेरी क्लास ज्वाइन करी है, तो हम फिर से बता देती हूँ मैं कि डिस्क डेसिकेशन क्या होता है। कि जो डिस्क है, मतलब जो हमने देखा है कि हर वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क है वो सूख गई है। बेसिकली डिस्क क्या है कि एक जेली लाइक मटेरियल भरा हुआ है किसी थैली लाइक, मतलब हमने थैली नहीं, मतलब हमने जस्ट लेमन टर्म में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक समझिए जैसे कि एक कोई एक पॉलिथीन है जिसके अंदर जेली भरी हुई है, तो मतलब एक कुशन लाइक मटेरियल, बहुत सॉफ्ट जैसा मटेरियल है। अब वो सूख गया है, जेली जो है सूख गई है। ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं डिस्क डेसिकेशन। ठीक है। अब डिस्क डेसिकेशन को ही डिस्क डीजनरेशन बोल रहे हैं। तो डीजनरेटिव चेंजेस लिखते हैं कई लोग डिस्क डेसिकेशन लिखते हैं। तो इस टर्म का मतलब है डिस्क जो है सूख गई है। अब डिस्क सूखेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पतली होती जाएगी। ठीक है। तो डिस्क थिनिंग, फिर डिस्क थिनिंग हो जाएगी, डिस्क पतली हो जाएगी। तो भी क्या होगा, अब वो जब गैप कम हो जाएगा हर वर्टिब्रा के बीच में, अब गैप कम हो जाएगा वर्टिब्रा के बीच में तो फिर नर्व फिर दबेगी। तो इसकी वजह से भी नर्व पिंच हो सकती है। तो बेसिकली ये क्या है, डिस्क डीजनरेशन है। ठीक है। अब हर्नेटेड हम पढ़ चुके हैं, हर्निएशन डिस्क मतलब जैसे कि अगर वो बीच की डिस्क जो है वो बाहर की तरफ आ गई और बहुत ज्यादा आ गई और आगे दूसरी वर्टिब्रा में के अंदर जा रही है, तो वो हो जाएगा हर्निटेड डिस्क। बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आनी है, नर्व में, क्योंकि जब पेन हमको जो महसूस होता है, जो सेंसेशन हमको फील नहीं होता है, जो नर्वनेस होती है यानी जो सुन्नपन होता है, वो सब किसकी वजह से होता है, नर्व। मतलब हमको हर जो सेंसेशन है, मतलब नमनेस है, जो चला नहीं पाना, ये नर्व की वजह से, मतलब प्रॉब्लम आनी है नर्व में। रीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि सेंसरी नर्व है यानी सेंसेशन नहीं हो रहा है, सेंसरी नर्व दबी हुई है, चला नहीं पा रहे हैं, मोटर नर्व दबी हुई है, या कुछ और प्रॉब्लम है तो रिफ्लेक्स ने वो भी सेंसर मिक्स्ड नर्व की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, बेसिकली प्रॉब्लम आएगी नर्व में। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉमन प्रॉब्लम जो सर्वाइकल में आती है और जो हम एमआरआई रिपोर्ट में पढ़ते हैं कि क्या हुआ है पेशेंट को, जो हम इस पेशेंट को बताने के लिए बहुत जरूरी है, और उसी के बेसिस पे हम ट्रीटमेंट बनाएंगे कि क्या हुआ है। के कहते हैं हम बोन स्पर, बोन स्पर, या कई बार ऐसा लिखा होता है कि
कैल्शियम आयलेट्स लिखा होता है, बोन आयलेट्स लिखा होता है, वो क्या है, वो होता है, या ऑस्टियोफाइट्स लिखा होता है। तो बहुत जगह क्या होता है कि कैल्शियम की जमावट एक्स्ट्रा, एक तो ऑस्टियोफाइट्स तब बनते हैं जब डिस्क, जब बोन घिस रही होती है, मतलब वर्टिब्रा घिस रहा होता है। तो वर्टिब्रा घिसेगा तो जब कोई चीज घिसती है तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो वो कॉर्नी निकल आते हैं, ऑस्टियोफाइट्स निकल आते हैं सर्वाइकल की वर्टिब्रा के बीच में। तो वो तो डीजनरेटिव चेंजेस है जब ऑस्टियोफाइट्स निकल आते हैं। लेकिन ये जो बोन स्पर है ये अलग से है, मतलब कि जो आप देखिए कि सारा पूरी बोन जो है वो वर्टिब्रा पूरी घिसी हुई नहीं है, वो इंटैक्ट है, वो पूरी ऐसी सही सही है, लेकिन उसके अलावा कैल्शियम कहीं जमा हुआ है और जिसकी वजह से जो है नर्व दब रही है। तो बेसिकली ये क्या है, बोन स्पर। इसके लिए भी हमारे हमारे लिए अलग हमारे न्यूरोथेरेपी में अलग ट्रीटमेंट। बेसिकली हम जब प्रॉब्लम समझ जाएंगे, हम एमआरआई की रिपोर्ट्स पढ़ना सीख जाएंगे कि इस टर्म का क्या मतलब है, तो हम जो है ट्रीटमेंट अपने आप बना लेंगे, क्योंकि हमें हमारे पास गुरुजी हमें हर तरह का ट्रीटमेंट बना के देके गए हैं। अब वो डिपेंड नहीं करता है कि वो सर्वाइकल में बोन स्पर है, सर्वाइकल का ऑस्टियोफाइट है, या सर्वाइकल की नर्व दबी हुई है, चाहे लंबर की दबी हुई है। बेसिकली हमारी पूरी स्पाइन में अगर कोई नर्व दबी हुई है, चाहे सर्वाइकल की दबी हो चाहे लंबर की दबी हो, हमारे लिए सेम ट्रीटमेंट है। बोन एक्स्ट्रा कैल्शियम की जमावट चाहे लंबर में है, चाहे सर्वाइकल में है, चाहे चाहे किसी भी जॉइंट में है, तो हमारे पास सेम ट्रीटमेंट है। लेकिन हमें रिपोर्ट में ये पढ़ना आना चाहिए कि बेसिकली प्रॉब्लम उसके सर्वाइकल में क्या है। वो हम पढ़ेंगे पेशेंट के एमआरआई रिपोर्ट में। कई बार पेशेंट नहीं लेके आता कोई रिपोर्ट, तो हम उसके सिम्टम देख के समझ जाते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो हम अगर राइट ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे तो राइट रिजल्ट हमें आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, हमने पढ़ लिया बोन स्पर के बारे में। ठीक है, अब होता है स्पॉन्डिलाइटिस, हम पढ़ चुके हैं। इन्फ्लेमेशन तक केवल बात गई है, तो स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है। और अगर बात जो स्पॉन्डिलोसिस तक चली गई, मतलब वो जो है अब वो जो हड्डियां घिसनी शुरू हो गई है, वर्टिब्रा घिसना शुरू हो गया है, तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया। ठीक है, अब एक और टर्म होती है सर्वाइकल स्पॉन्डोलिथेसिस, मतलब वो अब बात और खराब हो गई जब उसने स्पॉन्डोलॉसिस में अवस्था में अपना ध्यान नहीं रखा। अब जो वर्टिब्रा के जो है घिस के उसके छोटे मोटे टुकड़े जो है वहां गिर गए हैं, उस एरिया में आ गए हैं, तो वो जो टुकड़े जो है कहीं और गिर के कहीं और जॉइंट हो गए, तो वो हो गया सर्वाइकल लिथेसिस वाली स्थिति होती है। मतलब प्लीज म्यूट कर लीजिए, कंडीशन जो है बहुत खराब हो गई है। तो ये हो गई हमारी, हम समझ सकते हैं कि ये ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 हो गई। मतलब पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, फिर स्पॉन्डिलोसिस हुआ, फिर सर्वाइकल लिथेसिस हो गया, यानी अब ग्रेड 3 का सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, ये हो गया सर्वाइकल की जो हम पढ़ते हैं हम रिपोर्ट में, एमआरआई रिपोर्ट में। अब क्या हो, कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी हो सकती है भाई, कोई एक्सीडेंट हो गया सडन कोई किसी वजह से। तो अगर इंजरी हो गई तो भी भाई कहाँ इंजरी हुई है, तो इंजरी की वजह से भी क्या है, उसको नर्व कंप्रेस हो सकती है, या वर्टिब्रा डिसलोकेट हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्चर हो सकता है वर्टिब्रा में। तो वो रिपोर्ट की बेसिस में मालूम चला कि भाई वर्टिब्रा ही टूट गया है, या कहाँ क्या दिक्कत हुई। तो कई बार क्या होता है कि इंजरीज भी हो सकती है, स्पाइनल फ्रैक्चर भी हो सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। वो बेसिकली रिपोर्ट में लिखा हो गया। ठीक है, है सर्वाइकल स्टेनोसिस। तो स्टेनोसिस भी हम पढ़ चुके हैं, फिर से बता देती हूँ कि स्टेनोसिस क्या होता है, कि जैसे मैंने अभी बताया कि हर वर्टिब्रा के बीच में एक छेद होता है, इसको हम वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं, जहां से हमारी कहाँ क्या जाती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है बीच में से। ठीक है, अब देखिए कोई एक रास्ता है जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, अगर वो छोटा हो गया तो क्या होगा कि स्पाइनल कॉर्ड ही हमारी दबेगी। तो बेसिकली ये स्टेनोसिस वाली पोर्शन क्या है, स्टेनोसिस वो वाली अवस्था होती है जिसमें हमारा जो बीच का छेद है वो कम हो गया है, जहां से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है, तो स्पाइनल कॉर्ड दब रही है। अब जिस एरिया में दब रही है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। अगर सर्वाइकल इसमें हमारी, जैसे मानिए कि C5 के आसपास की हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड दब रही है, स्पाइनल स्टेनोसिस हमारे रिपोर्ट में लिखा है, तो उसको C5 के आसपास की जो नर्व है वो कंप्रेस होगी, और वहां के पूरे एरिया की जो नर्व वहां से निकलेगी, वो पूरी जो है नर्व जो है कंप्रेस होगी। तो वहां, अब वो जब स्पाइनल कॉर्ड ही कंप्रेस हो रही तो दोनों साइड की ही होगी, तो उसको बोथ साइड सेम सिम्टम नजर आएंगे। तो ये हो गई है प्रॉब्लम स्टेनोसिस की। तो स्टेनोसिस का मतलब होता है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड दब रही है, और
जो बीच का फोरामेन जो है, जो स्पेस है वो कम हो गया है। तो ये अवस्था लंबर में भी हो सकती है। तो हमारे लिए तो सेम ट्रीटमेंट है, जो स्टेनोसिस का ट्रीटमेंट है वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, चाहे वो लंबर एरिया में हो चाहे सर्वाइकल में हो। तो स्टेनोसिस के लिए हम स्टेनोसिस ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, यानी वो खोलने वाला। ठीक है। अब है, ट्यूमर भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। ये बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं जब सर्वाइकल में कोई ट्यूमर हो सकता है, मतलब कोई सिस्ट हो सकती है, गांठ हो सकती है, कोई कैंसर हो सकता है। कैंसर भी क्या एक गांठ ही है, मतलब सेल्स का मल्टीपल डिवीजन, बहुत जल्दी जल्दी सेल्स डिवाइड करती है, वही कैंसर होता है। तो बेसिकली कई बार कैंसर भी हो सकता है किसी किसी पेशेंट को, मतलब बहुत रेयर कंडीशन है पर हो सकता है। तो हमें डिपेंड देखना चाहिए कि वो पेशेंट को ट्यूमर जो है वो बिनाइन हो सकता है या मैलिग्नेंट हो सकता है। बिनाइन और मैलिग्नेंट का मतलब होता है, अगर बिनाइन लिखा है इसका मतलब होता है नॉन कैंसरस, और मैलिग्नेंट लिखा है इसका मतलब होता है कैंसरस। तो ये टर्म्स है, हमें आनी चाहिए, हम देख के बता सकते हैं पेशेंट्स को कि आपको क्या हुआ है। और आगे भी ये जो टर्म्स है ये जनरल टर्म्स होती है, मतलब अगर ट्यूमर कहीं भी हो, अगर वो बिनाइन लिखा है तो नॉन कैंसरस, अगर मैलिग्नेंट लिखा है तो वो कैंसरस हो सकता है। ये इसके बेसिस पे हम फिर उसको ट्रीटमेंट देंगे। ऐसा नहीं कि हर सर्वाइकल प्रॉब्लम में ही हम फोर मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 शुरू करेंगे। तो अगर कैंसर है तो फिर कैंसर के हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है। अब हमने लिया प्रॉब्लम, हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो देखिए, हमें पता है कि हर ट्रीटमेंट जो हमारा शुरू होता है, चाहे सर्वाइकल हो, बैक पेन हो, या कोई भी ट्रीटमेंट हो, वो हमारा शुरू होता है पेट सेट करने से। तो सबसे पहले पेट सेट करने से पहले हम उसको न्यूट्रल ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब हम न्यूट्रल करके उसको, यानी बॉडी को न्यूट्रल करते हैं। न्यूट्रल ट्रीटमेंट देने से एसिड अल्कलाइन बैलेंस हो जाता है, और जो भी प्रॉब्लम होती है मतलब कोई भी साइड इफेक्ट हो वो खत्म हो जाता है किसी बॉडी का। तो सबसे पहले हमें हर पेशेंट को ट्रीटमेंट जो है न्यूट्रल से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो हमने भी यहाँ सर्वाइकल में ट्रीटमेंट में जो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है न्यूट्रल ही लिखा है। बेसिकली सबसे पहले हम उसको न्यूट्रल करेंगे, फिर नैन देके या और भी जो पेट सेट करने की जो भी ट्रीटमेंट्स है, उसके पेशेंट के अकॉर्डिंग जो भी उसके पेन पॉइंट्स है। तो सर्वाइकल में भी हम पहले उसके पेन पॉइंट्स रिमूव करेंगे। तो बेसिकली कुछ ये 3-4 दिन का प्रोग्राम रहता है, बेसिस डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की, जो के पेन पॉइंट्स रिमूव करने के बाद हम अब टारगेट ट्रीटमेंट पे आएंगे। तो टारगेट ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं? सबसे पहले, क्योंकि हमने देखा कि चौथा जो हमारा क्रेनियल नर्व जो है वो हमारे आगे इस वाले पोर्शन तक जाती है, हमारे मतलब सर्वाइकल पोर्शन को के के आसपास की को रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम जो ट्रीटमेंट जो है हम सर्वाइकल का जो है इसी ट्रीटमेंट से स्टार्ट करेंगे, फोर मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 और रमन 3 रमन से ही हम सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। उसके बाद फिर हम, अगर एसिड बढ़ा हुआ है तो एसिड ट्रीटमेंट, एसिड के बाद ए हेपरिन से हम उसका एसिड रिलीज करेंगे। तो एसिड ट्रीटमेंट ए हेपरिन। उसके बाद अगर इंजरी है नहीं, इंजरी तो ट्रीटमेंट देना ही पड़ता है, क्योंकि इंजरी जो ट्रीटमेंट जो हमने पहले भी बता चुकी है बहुत बार, जो लोग मेरी रेगुलर क्लासेस लेते हैं, कि इंजरी ट्रीटमेंट जो है इसीलिए नहीं होता कि इंजरी है तो ही इंजरी देंगे, मतलब अगर उसको एक्सीडेंट हुआ है तो ही इंजरी देंगे। इंजरी ट्रीटमेंट जो है हमारा एंटी हिस्टामाइन ट्रीटमेंट है। एंटी हिस्टामाइन मतलब अगर जहां भी पेन है, जहां भी दर्द है, जहां भी इन्फ्लेमेशन है, यानी बॉडी में क्या बन रहा है, हिस्टामाइन बन रहा है। तो इंजरी ट्रीटमेंट हमारा एंटी हिस्टामाइन है, मतलब ये समझ लीजिए कि पेन किलर का काम करता है। तो जो हमारा इंजरी में 60 TF गॉल लिवर इंटू 3 है, और उसके बाद गॉल लिवर जो हम देते हैं, ये हमारा पेन किलर का काम करता है। तो मतलब जहां भी पेन का पेशेंट है, चाहे सर्वाइकल हो, लंबर हो, नी का हो, हमें इंजरी ट्रीटमेंट जो है देना ही पड़ता है। तो बेसिकली हम उसके पेन के लिए, उसके जर के लिए, स्प्रेन के लिए हम इंजरी ट्रीटमेंट देंगे। फिर मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि हमें जहाँ भी रिपेयरिंग का काम करना होता है वह एंजाइना ट्रीटमेंट जो है बहुत अच्छा काम करता है, मतलब एथेरो ट्रीटमेंट जो है हमारे रिपेयरिंग में बहुत हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे उसको एंजाइना ट्रीटमेंट भी देंगे। ठीक है। और इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट 30 मेडुला 6 CDR × 3 जो सब जानते हैं। ठीक है। ये तो बात हो गई जनरल प्रॉब्लम की, लेकिन अब हमने देखा कि उसको हल्की फुल्की प्रॉब्लम नहीं है, उसकी नर्व भी कंप्रेस हो रही है, नर्व भी दबी हुई है। नर्व कंप्रेशन के लिए बंद नस खोलने का ट्रीटमेंट जो है वो हम देंगे उसको, ये मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, मैं आपको PDF शेयर करूंगी। ठीक है। तो इसमें आप उसको वो दे सकते हैं, एक सेकंड, नस खोलने का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा, ये मैं
ट्रीटमेंट में शेयर करूंगी, ठीक है। फिर हमने देखा है कि हर हम कुछ भी नया टिश्यू अगर हम उसकी डिस्क को रिपेयर करना है, अगर डिस्क डेसिकेशन हो रहा है या डिस्क में उसकी घिस रही है, तो वहां पे हम उसको अब डिस्क को भी रिपेयर करना है, तो हमने ऊपर एथरो से भी किया और वेटर उसको बीच बीच में हम इसको वेटर निकॉल भी देंगे, क्योंकि इसको जो डिस्क क्या है, डिस्क है कार्टिलेज, मतलब डिस्क के चारों तरफ कार्टिलेज है, कार्टिलेज के अंदर जेली भरी हुई है। तो हमें जब डिस्क डिजनरेशन हुआ है या जब डिस्क घिस रही है तो कैसे रिपेयर होगी, वो कार्टिलेज बनानी पड़ेगी ना हमको। तो उसके लिए हम एथरो भी यूज कर सकते हैं और बीच बीच में हमें उसको वेटर न्यूगॉल भी देना पड़ेगा उस कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि वर्टिब्रा में भी अगर आगे तक वर्टिब्रा तक बात पहुंच गई है, मतलब वर्टिब्रा भी घिस रहा है, उसका डिजनरेटिव चेंजेस उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो हमें उसको 125 डीसीसी भी देना पड़ेगा, कैल्शियम भी देना पड़ेगा। नर्व की मजबूती, क्योंकि नर्व वीक है, कंप्रेस हुई है नर्व अगर, तो नर्व वहां से वीक हो गई होगी, तो हमें बी 12 भी देना पड़ेगा नर्व के लिए, नर्व की मजबूती के लिए, तो बी 12 भी हम उसको देंगे, ठीक है। तो इन सब से हम उसको नर्व को मजबूत करेंगे और उसकी जो डिस्क है डिस्क को रिपेयर करेंगे, ठीक है। बात आ गई कि अगर बोन स्पर हो, अगर रिपोर्ट में लिखा है कि बोन आइलेट्स है, मतलब बोनी आइलेट्स है, कैल्शियम आइलेट्स है या बोन स्पर है, तो हम स्पर के लिए ट्रीटमेंट देंगे उसको। तो हम सब जानते हैं डीकैल्सिफिकेशन वाला ट्रीटमेंट जो है, फोर मेडुला सॉरी 4 para 7 lever एच वाला जो ट्रीटमेंट है, जो हम उसको बोन स्पर के लिए देते हैं। इसको कहीं भी बोन स्पर हो वो दे सकते हैं, तो सर्वाइकल के बोन स्पर के लिए भी हम सेम ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। और बहुत सारे ट्रीटमेंट है, मैं ये सब आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। अगर स्टेनोसिस है तो स्टेनोसिस के लिए हमारे पास स्टेनोसिस का भी ट्रीटमेंट है। तो बेसिकली हम जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए, हम हर प्रॉब्लम के लिए हमारे पास सोल्यूशन है, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, तो हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे फिजिकल ट्रीटमेंट भी है हमको हमारे पास, जिससे हम उसको उसको थोड़ा मोमेंट्री हेल्प कर सकते हैं, मतलब रिजल्ट तो किससे आने हैं, रिजल्ट तो केमिकल ट्रीटमेंट से ही आने हैं, पर पेशेंट को उस दिन के रिलीफ के लिए थोड़ा मेंटली, कि जब उसको लगता है कि हाँ मेरे को जहाँ प्रॉब्लम है आपने वहाँ किया, वहाँ कुछ किया है, वहां से आपको उसने हम पेन में रिलीफ दिलाया है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सर्वाइकल के फिजिकल ट्रीटमेंट्स भी है। जैसे कि नेक क्लॉकवाइज है, नेकलेस है, नेक घिसाई है, तो ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और पेशेंट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमारे पास और भी बहुत सारे फिजिकल ट्रीटमेंट है, जैसे कि संगम पॉइंट है। अगर वो इंजरी मतलब गिर गया है पेशेंट, कोई मसल उसका टिश्यू वो उसका खिसक गया है, तो हमारे पास रॉकेट पॉइंट है, जिससे हम टिश्यू चढ़ा सकते हैं, मतलब कोई कुछ गिरा ही है, गिर गया है पेशेंट उसके लिए। तो बहुत सारे ऐसे फिजिकल ट्रीटमेंट्स हैं। अगर हाथ में दर्द है उसके लिए हमारे पास वाफा है, ठीक है। अगर शोल्डर में पेन है तो अपर शोल्डर है, लोअर शोल्डर है। तो बेसिकली फिजिकल ट्रीटमेंट जो है हम पेशेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, और जो हमारी एमआरआई रिपोर्ट है या पेशेंट की जो कंडीशन है उसके बेसिस पे हम केमिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली हम अगर राइट ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे तो हमें राइट रिजल्ट मिलेंगे। और जैसा मैंने बैक पेन में भी बताया था कि हर फिजिकल ट्रीटमेंट के बाद अगर हम 1 थायराइड पीस 6 सेकेंड देते हैं, तो उसको जो फिजिकल ट्रीटमेंट से जो आराम आया है वो उसको वही वो थमे रखता है, मतलब वो जो रिजल्ट हमें मिले हैं फिजिकल ट्रीटमेंट के बाद, वो दर्द उसको राहत मिलती है, वो फिजिकल ट्रीटमेंट के बाद जो आराम मिला है वो वही रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पेशेंट को अगर फिजिकल ट्रीटमेंट देने के बाद बहुत अच्छा लगा तो घर जाके वो खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, सबसे लास्ट में 1 थायराइड पीस 6 सेकेंड, क्योंकि रीजनरेशन में हेल्प करता है। तो ये उसको पेशेंट को रिकवरी में भी हेल्प करेगा, और उसके बाद जो हमने फिजिकल ट्रीटमेंट दिया है उसमें भी उसको जो आराम आया है वो उसको रहेगा। तो उसके लिए हमें लास्ट में 1 थायराइड पीस 6 सेकेंड देना होता है। तो ये रहा हमारा सर्वाइकल के बारे में। और जैसे अब मैंने देखा बताया कि चक्कर भी आ सकते हैं, तो वो पेशेंट के अकॉर्डिंग है। अगर इसको सर्वाइकल से हम ये सर्वाइकल ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन अगर पेशेंट को सर्वाइकल की वजह से चक्कर आ रहे हैं तो पेशेंट के अकॉर्डिंग हम उसको फोर पिट चांद भी दे सकते हैं, कि अगर चक्कर को रिलीज करने के लिए। तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, तो हम सॉल्यूशन हमारे पास सारे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम राइट सॉल्यूशन उसको देंगे तो राइट हमें रिजल्ट मिलेंगे। तो ये रहा सर्वाइकल के बारे में कंप्लीट। और किसी को अगर पर्सनल क्वेरी है तो कोई पूछ सकता है इसके बाद। इसको पूछना है प्लीज, अब आप म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, पूछ सकते हैं। नमस्कार मृदुला जी। नमस्कार जी, कैसे हैं? हेलो। हाँ जी बोलिए।
बढ़िया। आप पिछली बार कहे थे ना कि आप वो एक क्लास लेंगे। आप पिछली बार ये बताए थे कि क्लास लेंगे आप, जिसमें आप रिपोर्ट देखना है, कैसे देखेंगे रिपोर्ट, उस पर लेने की बात कह रहे थे आप। रिपोर्ट किसकी? मैंने पिछली जब बैक आप पेन में भी बैक पेन की रिपोर्ट शेयर करी थी। अच्छा, रिपोर्ट्स जी। के ऊपर अलग से क्लास चाहते हैं आप? उसमें किसका, हाँ आपने कहा था ना कि मैं रिपोर्ट कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे, उसको बताऊंगे क्या क्या। अच्छा देखो, रिपोर्ट्स में देखो, जो मैंने हर हर अपने ट्रीटमेंट मतलब हर क्लास में ना जो जो पर्टिकुलर टर्म्स जो रिपोर्ट में होती है ना, वो मैं आपको शेयर करी। जैसे मैंने आपको बताया, अगर सर्वाइकल की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, तो सर्वाइकल की रिपोर्ट में यही सब लिखा होता है। जैसे डिस्क डेसिकेशन, मतलब आप सोचिए कि जो बोर्ड हम सर्वाइकल रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, लास्ट में लिखा होता है इम्प्रेशन में कि एमआरआई शोज जो डिस्क डेसिकेशन, डिस्क स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस, ठीक है। तो वो मैंने आपको टर्म बता दी है, बेसिकली हमें देखना वही है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आप लास्ट क्लास में कर लीजिए कि ये और क्लास कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास हम इसी पे कर लेंगे कि हम रिपोर्ट्स पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको नी पढ़ा दिया, या मैंने आपको बैक पेन पढ़ा दिया, और अभी सर्वाइकल पढ़ा दिया, तो इनकी इनकी रिपोर्ट्स ले लेंगे, क्योंकि ये बेसिकली रिपोर्ट्स में क्या लिखा होता है तो आप खुद ही जान पाएंगे कि हमने पढ़ लिया है, तो आप रिपोर्ट्स खुद पढ़ सकते हैं। ये टर्म्स लिखी होती है, स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस लिखे होते हैं, या डिस्क डेसिकेशन लिखा होता है, या कुछ भी जो लिखा होता है हमने कवर कर लिया। हर्निएटेड डिस्क लिखा होता है, डिस्क बल्ज लिखा होता है, स्लिट डिस्क लिखा होता है, डिस्क कंप्रेशन लिखा होता है, रेटिकुलोपैथी लिखी होती है। तो यही टर्म्स होती है। तो बेसिकली अगर आप फिर से देखेंगे ना, आप पढ़ने के बाद फिर से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। फिर भी अगर लगता है कि आपको मुझे इन सब रिपोर्ट्स पे क्लास लेनी चाहिए, तो मैं लेती हूँ। और हम जब हमारा ये सब खत्म होगा, फिर हम जैसे केमिकल, जैसे एलएफटी, केएफटी, इन सब पे भी की भी क्लासेस लेंगे। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। ठीक थैंक है। यू, थैंक यू। ठीक है। बहुत अच्छी क्लास ली आपने। थैंक यू सो जी जी। मच। ठीक है, कोई क्वेरी हो सर्वाइकल से रिलेटेड पूछ सकते, हाँ थैंक यू। अगर जिसको, हाँ मैं ये पीडीएफ शो ठीक है कर दूँ, मैडम, थैंक शेयर कर यू। दूंगी पीडीएफ किसी को, अगर जो ग्रुप में नहीं है मुझे पर्सनल पे भी हाई भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, तो भी मैं उनको पीडीएफ और रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद नी पेन आपका। के लिए आपने इतने बोलो मैम, नी शॉर्ट में पेन के लिए, इतने अच्छे मैडम नी से। पेन के लिए हाँ कर जी, लूं। पहले बोलिए, एक एक फिर करके बात कर बात रहा की था। बताइए, कौन बोल रहे हैं आप? अपना प्लीज नाम बताइए, क्योंकि जो लोग नए हैं मैं उनकी आवाज नहीं पहचानती हूँ। प्लीज नाम बताइए अपना, बोलिए। मैम पंकज सिंह बोल रहा हूँ, सुंदर सिंह जी जी, का बेटा उस दिन हाँ जी, हाँ अटेंड। जी। मैम ये मैं ये कह रहा था, एक बार नी पेन की भी पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। मैं, आप तो मेरे ग्रुप में है, मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप बताइए। नी पेन की मैम, नी पेन की। हाँ, मैं नी पेन की भेज दूंगी, आप मैं दोबारा से नी पेन की भेज दूंगी आपको, पंकज जी। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम और पॉसिबल ही हो पाए तो मैम रोज एक एक घंटे की क्लास ले लीजिएगा शाम को। रोज तो नहीं पॉसिबल होएगा, बाकी मेरे बाकी वीकडेज में तो बड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता है। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि संडे को हम थोड़ी सी क्लास और लंबी कर पाए। सारे ही टॉपिक्स हम कवर करेंगे। मैं काफी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। जो लोग बहुत, मैं काफी टाइम से, मतलब मुझे लगता है 5-6 महीने से हम क्लासेस ले रहे हैं, तो हम सब कुछ एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। जो अब लेट जुड़े हैं मेरे साथ, वो अब ठीक है, टॉपिक्स के लिए मैं पीडीएफ शेयर कर सकती हूँ अगर वो चाहें तो। ठीक है जी। ठीक है मैम, कर दीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू, इससे बहुत हेल्पफुल हो रहा है मैम, बिल्कुल क्लियर आउट हो रहा है बेसिक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई और भी बात कर रहे थे, बताइए। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू गुड मैम, बहुत इवनिंग मैम। अच्छे से आपने क्लास ली है। जी आप, अच्छा आप जितेंद्र राणा जी बोल रहे हैं? जी जी मैम, मैं हाँ जी। पंचकुला से। जी। मैंने फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ज्वाइन की है, पर आपने इतने मतलब इतने कम टाइम में इतने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया ना, मेरी बहुत ही अच्छी लगी मेरे को क्लास आपकी। थैंक यू। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। हाँ नमस्ते मैडम, पीयूष जैन बोल रहा हूँ इंदौर से। जी नमस्ते। मेरी पत्नी भी मेरे तरफ से पीयूष जैन। जी। आपका लेक्चर बहुत जबरदस्त था। आपने बिल्कुल हरिओम सर समझा तो उस तरीके से समझाया, और इतना अच्छा लगा मेरे को। फिर से किसी के आप इतना जबरदस्त बोलती हैं। थैंक बहुत यू बहुत सो मच। धन्यवाद। आप जी जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।
बहुत वीडियो रिकॉर्डिंग हमको चाहिए, तो इसको कैसे आपको पर्सनल मैसेज कर दें हम? देखिए, मैं हर किसी के ग्रुप में रिकॉर्डिंग नहीं भेजती हूँ। मैंने अपना एक ग्रुप बना रखा है छोटा सा। अगर जो लोग भी मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो मुझे एक बार पर्सनल पे हाय भेज दीजिए और लिख दीजिए कि मुझे ऐप ग्रुप्स में ऐड कर लीजिए, तो मैं सब ग्रुप में ऐड कर देती हूँ। तो मैं अपने ही ग्रुप में जो है रिकॉर्डिंग भी शेयर करती हूँ क्लास की, और पीडीएफ भी शेयर करती हूँ, तो मैं उसमें शेयर कर दूंगी। ठीक है। आप वैसे कहाँ, किस प्लेस को बिलोंग करती हैं मैम? मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, और इंदिरापुरम गाजियाबाद में मेरा क्लिनिक है। ओके, चाहे हम कभी दिल्ली दोनों आए तो आपसे मिलने आएंगे हम जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, आइएगा जरूर। ओके ओके, थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। सीमा बोल रही हूँ मैम। हाँ जी सीमा जी, मैम नमस्ते। बहुत अच्छी क्लासेस आप पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी, और एक एक चीजें बहुत इजीली क्लियर हो रही हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। आप ऐसे ही सभी लोग हौसला बढ़ाते रहें तो हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी आगे लेंगे, सारे रिपोर्ट्स भी पढ़ेंगे, सभी लोग ऐसे ही हौसला अफजाई करते मैम रहे। बहुत बहुत मेहनत करके आप पढ़ा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि छोटी से छोटी चीज और जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती थी ना, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। तो ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई किसी का क्वेश्चन हो तो आप मुझे ग्रुप में डाल दीजिएगा या पर्सनल पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्लास एंड करें अभी, फिर हम क्लास एंड करते हैं। एक सेकंड में चैट बॉक्स में मैसेजेस पढ़ लेते थैंक यू। हैं। थैंक यू जी। मैडम, थैंक यू। हाँ जी थैंक यू सो मच। सुनील जी, कि हम क्लास खत्म कर। मैडम जी, आपने तो हाँ जी सुनील जी बोलिए। डॉक्टर मुरुद्रा जी, हाँ जी बोलिए। डॉक्टर मुरुद्रा जी, आप तो लेक्चरर है, बहुत अच्छे से समझाते हैं। ये तो सब हमें मालूम है, जी जी इसलिए तो थैंक हम आपकी क्लास में हम जुड़ना चाहते हैं सब। थैंक यू सो मच जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ऐसे इतने अच्छा हमें हमें कॉम्प्लीमेंट दी। हमें आपका धन्यवाद मानना चाहिए। आप हमारा धन्यवाद। आप तो आपने तो इतना बहुत अच्छे तरह से पढ़ाए और सिखाया भी है, और आपका तो नॉलेज है बहुत अच्छा है। आप इस विषय में तो आप पारंगत है, बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर है आप। थैंक यू तो थैंक इसका हमें लाभ मिलना चाहिए, ये इसलिए हम आपका धन्यवाद मानना चाहते हैं, कोई बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि और ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझाया जाए और हर टॉपिक कवर करें, जैसा कि हम काफी टॉपिक कवर कर चुके हैं और आगे भी सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। तो किसी को ये ना मतलब, एक्चुअली हम सभी बात, जैसे अभी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अगर सभी लोग हैं तो, कि जैसे सब लोग बात करते हैं कि हम नंबर्स में न्यूरोथेरेपिस्ट बढ़ाएं, तो मुझे ही लगता है कि हम नंबर्स में न्यूरोथेरेपिस्ट ना बढ़ाएं बल्कि क्वालिटी में बढ़ाएं। तो क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी? तो क्वालिटी इंप्रूव होगी हमारे नॉलेज से, अगर हम हर कोई इतनी नॉलेज रखेगा। क्योंकि सबको पता है, जैसे इसमें हमने देखा क्लास में ट्रीटमेंट, तो सबको पता ही है कि भाई हमें ये ट्रीटमेंट देना है। बेसिकली ट्रीटमेंट से बात नहीं बनती है, बात बनती है नॉलेज से, क्योंकि हम अगर नॉलेज रखेंगे तो हम पेशेंट को ज्यादा अच्छे से कन्विंस कर पाएंगे। और आगे भी हम, जैसे डॉक्टर के पास नॉलेज होती है, डॉक्टर क्या लिखता है? 4 गोली लिखता है, हमें पता है कि उस दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर से हर कोई इतना इम्प्रेस होता है कि हाँ हाँ इसको बहुत नॉलेज है। तो सेम नॉलेज हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट के पास भी होनी चाहिए, कि पेशेंट को लगे कि इसको तो बहुत नॉलेज है, ये मुझे ठीक कर ही देगा। ठीक तो हम करते ही हैं, लेकिन अगर हम उसको अपनी नॉलेज नहीं दिखा पाते तो पेशेंट कन्विंस नहीं होता, कहीं ना कहीं उसके मन में ये रहता है कि नहीं, पता नहीं ये मुझे ठीक कर पाएगा या नहीं। तो बेसिकली मेरा ये मानना है, और इसी के लिए मैं पूरी कंप्लीट नॉलेज ये चाहती हूँ कि जो जो मेरे ग्रुप से जुड़े हैं, जो मुझसे जुड़े हैं, वो उसको कंप्लीट नॉलेज मिले, ताकि ये एक माइंडसेट लोगों के मन में या पेशेंट्स के मन में भी हो कि हाँ ये पूरी नॉलेज रखता है, मुझे ठीक करेगा। ठीक है, तो मेरा ये कोशिश है, बाकी देखते हैं ईश्वर क्या चाहता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सेंड करते हैं।